नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आशुतोष जी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। शुरुआत मैं निरंजन जी आपसे करना चाहूंगी। बैठक हो रही है, संसदीय दलों की सारी पार्टियां उस वक्त मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार जब बन जाएगी उसके बाद आखिर किस तरीके के फैसले लिए जा सकते हैं और उनमें क्या किसी तरीके की बाधा आती हुई आपको दिख रही है? देखिए पल्लव जी, जिस तरीके से हमने देखा है सन 1984 के अंदर लास्ट जो भारत के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो 1984 से लेकर 2014 तक जितनी भी सरकारें चली वो कोलिशन की सरकारें चली, यानी कि गठबंधन की सरकारें चली। और इसका हमारे यहाँ एक इतिहास रहा है। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जब गठबंधन की सरकार चलती है तो उनके साथ कुछ मजबूरियां होती हैं। सभी साथियों को कहीं ना कहीं उनको सहमत करना जरूरी होता है, यानी कि बांध करके और साध करके चलना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अभी ये जो गतिविधियां चल रही है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं पल्लवी जी, मेरा ये सोचना है या यूं कहें कि मुझे जो लगता है वो ऐसे लगता है कि जो ये सरकार बनने तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसके अंदर जो पेचीदगियां हैं वो पेचीदगियां रहेंगी। सरकार बनने के बाद में सब कुछ स्थिरता आ जाएगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षा शायद हो सकती है कि जिस 1962 के अंदर नेहरू जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री चुन करके आए, शायद उनके उनके रिकॉर्ड की बराबरी करने की इनके भी मन में एक महत्वाकांक्षा हो कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कोई शपथ ले रहा है व्यक्ति, तो उसको लेकर के। अन्यथा मेरा ये मानना है पल्लवी जी कि अगर नरेंद्र मोदी जी इस टाइम या भारतीय जनता पार्टी इस टाइम थोड़ा सा अगर पीछे हट जाती और ये कहती कि इंडिया गठबंधन को कहती कि आप सरकार बनाइए, अगर आप बना सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें, चाहे नीतीश कुमार जी की बात करें, चाहे जिसकी भी बात करें, जो हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके सुरों में नमी आ जाती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जितनी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन सरकार के अंदर है उससे ज्यादा कठिनाइयां इंडिया गठबंधन की सरकार में आएंगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे केवल अगर चार दलों का सामंजस्य हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी 240, टीडीपी 16 और जेडीयू 12, उसके बाद में रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, यानी चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, वो ये चार पार्टियों का अगर आपस में सामंजस्य बन जाता है तो बाकी किसी की हैसियत नहीं है कि पार्टी को ब्लैकमेल करे या पार्टी को कहीं कोई हार्ड बार्गेनिंग करे। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर इसके उलट आप देखेंगे। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, निरंजन जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन दूसरी तस्वीरें एक बार थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं अगर आपकी अनुमति हो, पल्लवी जी थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। बात कंप्लीट करिए थोड़ा जल्दी। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि इससे उलट स्थिति ये है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो अभी 28 दल वर्तमान में है उनके यहाँ एक एक दो सीट वाला भी व्यक्ति ब्लैकमेल करने की स्थिति में रहेगा। क्योंकि उनके यहाँ अगर मान लीजिए हम बात करें 233 सीटों की या 234 सीटों की, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए ममता बनर्जी जिस तरीके से चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी, उनका परिणामों के बाद में भी उनका कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने नहीं देखा होगा, बल्कि परिणामों से पहले उन्होंने कहा था कि मैं तो बाहर से समर्थन दूंगी। यानी कि ममता बनर्जी के अभी भी आप ये समझ लीजिए भिन्न भिन्न सुर निकल के आ रहे हैं। और जिस तरीके से सीटों के बंटवारे के अंदर इनके अंदर जो एक आपसी जो झगड़ेबाजी हमने देखी थी वो कहीं ना कहीं दोबारा से, अभी तक तो ये संगठित इस वजह से है क्योंकि इनको मोदी जी को रोकना है, लेकिन जिस दिन सरकार बनाने की बात आएगी तो हर व्यक्ति को, हर पार्टी और जो एक निर्दलीय या जो एक सांसद वाली पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पद की महत्वाकांक्षा करेगी। और जितनी बार्गेनिंग वहां पे होगी मेरे हिसाब से उतनी शिरपुटोल एनडीए सरकार में नहीं है। सवाल यही है, निरंजन जी आपके पास आती हूँ। आशुतोष जी ने जिस तरीके से कहा उसको बताइएगा और इसके साथ ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का जो सपना संजोए हुए हैं उसको तरफ एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक सपना आंध्र प्रदेश ने भी संजोया हुआ है विशेष राज्य का, ताकि उसे दर्जा मिल सके। माना यह जा रहा है
कि चंद्रबाबू नायडू अब इसी को साकार करवाने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से, तब से देखें तो बीजेपी की तरफ से ऐसा किसी भी तरीके से कहा नहीं गया। इवन उसने विशेष राज्य का जो दर्जा है, इन लाइनों का भी कई जगहों पर खंडन किया है। तो क्या बीजेपी जो कभी इन चीजों का विरोध करती आ रही थी, अब चंद्रबाबू नायडू को साधने के लिए इधर आती हुई दिखाई दे रही है? निरंजन जी। निश्चित रूप से देखिए पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसके अंदर केवल आप आंध्र प्रदेश की बात कीजिए, इसके अंदर आप बिहार को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश की जो वहां की जो लोकल की राजनीति है, उसके अंदर जो स्पेशल स्टेटस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वहां राजनीति का मुद्दा रहा है। और अगर हम बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे हम टीडीपी की बात करें, तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनको कहीं ना कहीं अपने राज्य की राजनीति के इनके लिए प्राथमिकता होती है कि राज्य की राजनीति को साध करके रखना, ये अपने आप ही प्रमुखता में मान के चलते हैं। और इसके तहत ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा दोनों ही राज्य निश्चित रूप से सरकार के ऊपर खासा दबाव बनाएंगे। लेकिन अब मेरा ये अनुमान है कि इसके ऊपर अभी सरकार शायद हो सकता है इनको स्पेशल बजट से संतुष्ट करे, या कोई प्रोविजनल सिस्टम ऐसा ला करके इनको संतुष्ट करे कि भाई ये अपने राज्य में अपनी, कि जब हमारा स्टैक बढ़ा तो हमने अपने राज्य के लिए ये स्पेशल चीज हमने वहां से अलॉट करवा ली, या वहां से हमने घोषित करवा ली। तो कुछ ना कुछ तो इनको झुंझुना वहां राज्य की जनता को दिखाना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, देखिए हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के मुहाने पे ये सारी की सारी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरा यह मानना है कि जब 3-4 साल इसको इसी तरीके से इसको चलाया जाएगा, कर रहे हैं, देखा है अभी ये आप विशेष बजट ले लीजिए या विशेष फंड ले लीजिए, इस तरीके से करके जनता को कहीं ना कहीं एक हिसाब से जिसको कहते हैं लॉलीपॉप दे करके और उसको थोड़ा सा पुचकारा जाएगा। और उसके बाद में जब दोबारा से चुनाव की रणभेरी बजेगी, चाहे इसके अंदर बिहार की बात करें तो बिहार में तो अभी लगभग 1 साल के अंदर चुनाव होने, तो वहां तो इसको स्पेशली उनको चुनाव से पहले इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना आवश्यक होगा। लेकिन आंध्र के मामले में मेरा यह मानना है कि अभी 3-4 साल सरकार के पास है, क्योंकि 3-4 साल लोकसभा के चुनाव भी नहीं है और 3-4 साल विधानसभा के चुनाव भी नहीं रहेंगे। तो चुनाव के समय जाकर के कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं सिगुफा ऐसा निकाला जाएगा कि जनता को लगे। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आज के 5 साल पहले जब जब दिल्ली के अंदर चुनाव होते थे, तो यहाँ पे जो अनऑथराइज कॉलोनियां है उनको अप्रूव करने का, चाहे वो शीला दीक्षित जी की बात करें, चाहे वाजपेयी जी की सरकार की बात करें, चाहे कांग्रेस की सरकार की बात करें, तो उस समय उन्होंने वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पकड़ा करके जनता को एक हिसाब से समझ लीजिए बहला दिया था, या यूं कहें किसी को पास छोड़ दिया था। जनता को लगा कि हाँ ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये मतलब अनऑथराइज कॉलोनियों को अप्रूव करने का एक पहला स्टेप है। तो इसी तरीके से राजनीतिक दल है और इनके पास जिस तरीके से राजनीतिक बाजीगिरी है, तो ये अपनी बाजीगिरी से कम बाज नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे कपिल जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको समझने की है, जो मेरा जो अपना विवेक ये बात कहता है कि ये जितनी भी समस्याएं ये अभी सरकार बनने तक समस्याएं हो रही है, सरकार बनने के बाद ये वही स्थिति होगी जैसे हम देखते हैं कि कई बार बहुत ज्यादा भीड़ होती है और बस के अंदर घुसने तक की जगह नहीं होती। आदमी को आदमी एक पैर पे खड़ा होकर के बस के अंदर जैसे तैसे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बस चलने लगती है 15-20 मिनट की सफर के बाद में आप देखते हैं तो वो भीड़ सारी एडजस्ट हो जाती है। खड़े होने वाले आराम से खड़े होते हैं, बैठने वाले आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ये सरकार फॉर्म होगी उसके बाद में सारी चीजें। रतन जी, तो अगर इतिहास पे हम गौर करें तो हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं जब फ्लोर टेस्ट में एक वोट से सरकार गिर गई है। तो एडजस्ट ये होगा कैसे? सवाल तो यही बन रहा है। देखिए पल्लवी जी, इसके अंदर मैं आपको जो अभी बता रहा था, थोड़ा सा इस विषय पे भी आप ध्यान दीजिए कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब अस्थिर होती है कि अगर 2 पार्टियां यानी कि टीडीपी और जेडीयू दोनों अगर एक साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्थिर होती है। और इन चीज को भी आप सोच के चलिए कि जेडीयू, टीडीपी और रामविलास पासवान की ये सारे के सारे अगर तीनों के तीनों अपनी 33 सीटें लेकर के अगर इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं, तो भी उसके बावजूद इंडिया गठबंधन के पास मेरे हिसाब से कम 5 सीटों की कमी रह जाएगी। तो
तो उनको तो आप ये समझ लीजिए और ये 5 गुना मतलब 25 गुना ज्यादा उनके लिए मुसीबत है। और कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे वो टीडीपी है, चाहे नीतीश कुमार जी है, चाहे चिराग पासवान जी है, इनको केंद्र की राजनीति के साथ साथ इनके लिए अपने राज्य की राजनीति ज्यादा महत्व। और आपने ये चीज देखी होगी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ जाकर के मिल गए थे, लेकिन उनको वहां के अपनी राजनीति में जिस तरीके से स्वयं का खेल था उनको सामना करना पड़ा, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये आरजेडी कहीं ना कहीं उनकी जेडीयू को निकलने के चक्कर में है, तो इसलिए वो छोड़ करके वापस बीजेपी की तरफ आ गए। तो इसलिए अगर उनको अपने राज्य की चुनाव में यही जब बीजेपी के साथ लड़े थे नीतीश कुमार, तब उन्होंने यही सोचा था कि हमारा यहाँ पे कुछ शायद दिक्कतें आ रही हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उनका मन थोड़ा सा चंचल है। रंजन जी, एक होता है कि आगामी जो साल हैं उनको किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाए, अच्छे तरीके से विकास होता रहे, इसके लिए फैसले लेना, और जो लंबी चीजें थी उन्हें आगे बढ़ाना। दूसरा ये होता है कि जो फैसले लिए जा चुके हैं, जिन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाया जा चुका है, उनमें उलटफेर करना, जैसे अग्निवीर योजना जिस पर अभी बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, और जब ये योजना आई तो उस दरमियान भी खूब ठीकरा जो है बीजेपी सरकार पर फोड़ा गया था। क्या आपको रत्ती भर भी तस्वीर ऐसी दिख रही है कि अगर घटक दलों ने कहा कि अग्निवीर योजना को आप वापस लीजिए, इससे जो है नुकसान हो रहा है युवाओं का, तो क्या बीजेपी कदम आगे बढ़ा सकती है, या फिर वो बोलेगी कि नहीं ठीक है? निरंजन जी, देखिए पल्लवी जी, जिस तरीके से मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी आपने देखा होगा चुनावों के दौरान एक रैली के अंदर राजनाथ सिंह जी ने स्वयं ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार दोबारा से आती है तो हम अग्निवीर योजना के अंदर सुधार करने पे विचार करेंगे। और अग्निवीर योजना के अंदर जितना मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो इससे इस अग्निवीर योजना के जो लाभार्थी या इससे जो जुड़े हुए जो पक्षकार है, उनको जो समस्या है वो ये है कि केवल जो उनको 4 साल की नौकरी है उससे समस्या है। अगर सरकार अग्निवीर योजना के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर देती है, यानी कि उनकी 16 या 17 साल की नौकरी कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर देती है, तो मेरे हिसाब से, और वो 16 या 17 साल सुनिश्चित करने का मतलब, जिस तरीके से अग्निवीर योजना को आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज दिखेगी कि 4 साल सेना की भर्ती, उसके बाद में आपको जो अर्धसैनिक बल है उनके अंदर प्राथमिकता, और उसके बाद में राज्यों की जो पुलिस है उसमें प्राथमिकता। अब इसमें अगर प्राथमिकता की सब जगह अगर सुनिश्चित कर दिया जाए कि उनके अंदर आपको नौकरी सुनिश्चित मिलेगी, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो अग्निवीर योजना का जो कमी है या खामी है या इसका जो विरोध है वो कहीं ना कहीं इसके पक्ष में आ जाएगा। पक्ष में इसलिए आ जाएगा क्योंकि एक तो इसके अंदर नौकरी की उम्र घटा करके कम, मतलब भर्ती होने की उम्र घटा करके 2 साल कम कर दी गई, तो लोग उससे खुश होंगे। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो लोगों को अच्छा लगेगा वो ये लगेगा कि जिस तरीके से पहले सालाना 60-65 सैनिकों की भर्ती होती थी, लेकिन अग्निवीर योजना के तहत सरकार ने 2.25 लाख 2,40,000 की भर्ती सुनिश्चित की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इससे मेरे हिसाब से जितना अभी इसका विरोध है उतनी ही उसकी उतनी प्रशंसा हो जाएगी। तो सरकार इसको अमेंडमेंट निश्चित रूप से कर सकती है, और सरकार के लिए कोई चीज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। और यहाँ पे जो चीज मेन जो चीज अभी हमारे जो डिस्कशन चल रही है पल्लवी जी, मुझे तो एक चीज और महसूस होती है, और वो ये है कि जिस तरीके से अभी आपने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी जिस तरीके से आज तक, जब से इनका राजनीति सक्रिय राजनीति कहें या इनका शासकीय राजनीति कहें 2001 के बाद में लगातार इनको स्वच्छंद और जिसको कहते हैं दबंगई से इनको अपनी सरकार चलाने की इनकी आदत है। अब ये उस हिसाब से कोऑपरेट करके चलाना पड़ेगा, या यूं कहें कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको झुक करके चलाना पड़ेगा या नरम होकर के चलाना पड़ेगा। तो ये क्या उस चीज के अंदर ये कर पाएंगे? तो मुझे जितना नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव को जानता हूँ या इनकी नीति या रीति को जानता हूँ, मुझे ये चीज भी समझ में आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की सिद्धांत वही है कि ना आंख दिखा करके, ना आंख झुका करके, आंख से आंख मिला करके। तो कहीं ना कहीं अगर इतना ज्यादा मुश्किल होगी, तो अभी जैसे मेरा तो यह मानना है कि एक बार अगर मेजोरिटी साबित कर दी, यानी कि अगर फ्लोर टेस्ट में पास हो गए, उसके बाद में 6 महीने तक तो सरकार को वैसे ही कुछ समस्या नहीं होती। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव भी अगर आता है या कहीं कोई उलटफेर भी होता है, तो कम से कम 6 महीने का समय सरकार को मिलता है। और 6 महीने के बाद में मेरे हिसाब से मोदी जी जो है अपनी उम्र की 75वीं साल के अंदर 75वीं वर्षगांठ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो हो सकता है उस समय नरेंद्र मोदी जी ये बात कह दे कि भाई मैं तो 75 वर्ष का हो गया हूँ, अब ये नेतृत्व तो किसी और को दिया जाए, मेरे से माँ भारती की जितनी सेवा हुई मैं मेरी की।
और अगर ये सब हुआ तो कहीं ना कहीं अमित शाह का वो बयान भी नहीं भूलना चाहिए। जी कुछ कहना चाहते हैं निरंजन जी? हाँ, पल्लवी जी ऐसा है, जिस तरीके से आप अमित शाह जी के बाद बयान को उद्धृत कर रहे हैं, तो आपको एक चीज की जानकारी और मैं दूं। वो प्रसंग था, वो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान था। और चुनाव के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह जी को लग रहा था कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ कनेक्ट है और नरेंद्र मोदी जी के जाने के नाम से हो सकता है हमारा वोट बैंक थोड़ा सा खिसक जाए, तो ये एक उस दृष्टिकोण से भी बयान दिया हुआ हो। लेकिन इसके अंदर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको एक चीज की जानकारी बताऊं कि जो नरेंद्र मोदी जी के खास सहयोगी हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी जब केदारनाथ तपस्या करने के लिए गए थे 80 के दशक में, उस समय जो उनके साथ वहां पे साथ में थे और नरेंद्र मोदी जी के जो सह प्रचारक भी रहे, मेरी उनसे एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को ये बात कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने ये निर्णय किया हुआ है कि मैं 75 साल के बाद में मैं जाकर के संघ के सामने और संगठन के सामने जाकर के वो प्रस्ताव रखेंगे कि मैंने जितनी सेवा माँ भारती की हो सकी उतनी मैंने प्रत्यक्ष तौर पे की, अब ये आप किसी और को जिम्मेदारी दीजिए। अब उस समय संघ इसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये उनकी और नरेंद्र मोदी जी की हुई आपस में वाचन के आधार पे मैंने आपको ये बात बताई है। तो मेरा ये मानना है, उसके अंदर भी एक चीज और होती है पल्लवी जी, कि जिस तरीके से अगर गठबंधन सरकार चलाई और इस समय जो विपक्ष की स्थिति है, उस स्थिति के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी सरकार चलाते, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मेरे हिसाब से सरकार छोड़ना ज्यादा उनके लिए हितकारी और इज्जत के लायक रहेगा, ना कि सरकार चलाना और सरकार में बैठा रहना, क्योंकि जो प्रतिष्ठा उन्होंने पिछले 23-24 साल के अपने सार्वजनिक जीवन में कमाई। निरंजन जी, और उसके बाद जब शपथ ले लेंगे प्रधानमंत्री, तो जैसा आपने कहा कि कुछ महीने तो सारी चीजें ठीक रहती, लेकिन उसके बाद आपके कहने के मुताबिक एक बस में सभी लोग एडजस्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।